तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक ओपन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि अगर एक कंट्री के रेजिडेंट्स, लेट्स से इंडिया के रेजिडेंट्स, पूरे वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होती है जनरली हार्ड करेंसी में होती है, जैसे कि डॉलर, तो इंडिया के डॉलर्स का मैनेजमेंट, कितने डॉलर्स आए कितने डॉलर्स गए, वो रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो इसके जैसा कि आप देख रहे हो इस फ्लो चार्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक नया और जोड़ दिया है इसमें, फाइनेंस अकाउंट के नाम से, जिसमें कि शेयर और बॉन्ड्स की रिकॉर्ड रखी जाती है। पर अभी तक जो है हम पुराना वाला मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी आरबीआई जो पब्लिश करता है रिपोर्ट, वो पुरानी और नई दोनों तरीके से करता है। तो जो पुरानी और जो सबसे ज़्यादा वेल नोन है वो तो इसके दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में तो क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन्स जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, जनरली शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स या वन वे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, वो करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब वन वे तो कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ हम लेते हैं उसके बदले में पैसा देते हैं, और पैसा देते हैं तो उसके बदले में चीज़ लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन तो वैसे टू वे ही होती है। वन वे क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो जैसे करंट अकाउंट के मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका ट्रेड इन गुड्स। यानी कि आपने जो भी इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है वो दोनों इस हेड के अंदर आते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो आपने डॉलर अर्न किए होंगे, यानी कि वो सरप्लस डॉलर्स आए हैं आपकी इकोनॉमी में, तो वो ऐड हो जाएंगे। और अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की है तो आपने उसको इंडिया में मंगाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो इंडिया के अकाउंट से डॉलर फॉरेन में गए हैं। इसका मतलब आपके डॉलर्स कम हुए हैं, डेफिसिट में हुआ है। ठीक है, तो नेट ट्रेड इन गुड्स में क्या होगा, नेट क्या है। अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रेड इन गुड्स में इंडिया नेट डेफिसिट में है, यानी कि हम ओवरऑल देखें तो हम एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। ओवरऑल हम एक्सपोर्ट जितना करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे डॉलर्स खर्च होते हैं ट्रेड इन गुड्स में। ऐसे इसके और दूसरे हेड हैं, जैसे कि एक है ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज और इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का मतलब है या सर्विसेज का मतलब है कि हम जैसे सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए इन्फोसिस इंडिया में काम कर रही है, इंडियन कंपनी है, उसने एक सर्विस सॉफ्टवेयर बना करके एक्सपोर्ट किया यूएसए में, उसके बदले में हमें डॉलर मिलेंगे, तो वो हम इस अकाउंट में डालेंगे। तो जैसे कि इसमें है इसके भी दो सब हेड है, जैसे कि सर्विस एक्सपोर्ट। अब सर्विस में हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, या मान लीजिए कोई इंडिया में घूमने आता है कोई फॉरेनर, तो वो टूरिज्म जो है वो इंडिया में डॉलर खर्च करेगा, वो पैसे लेकर के आएगा इंडिया, तो उससे भी हमारा डॉलर जो है इंडिया में एंटर हो जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। दूसरा होता है आपका ट्रेड इन इनविजिबल्स का हाँ, तो दूसरा हेड होता है इसमें अपना ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर में आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इंडिया के लोग अब्रॉड से कितनी इनकम एज ए इनकम लेके आए। इसके अंदर जैसे पहला हेड हो गया आपका मान लीजिए सैलरीज। यानी कि कोई इंडियन बंदा है, वो किसी फॉरेन फर्म में काम कर रहा है, यानी इंडिया में रह करके, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो डॉलर्स में मिलेगी। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, जैसे हमारे यूट्यूब के वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो जब अपना वीडियोस बनाते हैं उनसे जो उनकी अर्निंग होती है उसको वो डॉलर में मिलती है। यानी कि वो जो सैलरी है एक तरीके से, यूट्यूब एक यूएस बेस्ड कंपनी है, डॉलर में उसको अपनी अमाउंट मिलती है, तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी इंडिया में डॉलर्स ला रहा है वो बंदा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई बंदा इंडिया से सैलरी लेके जा रहा है, मान लीजिए यूएस में कोई बंदा है
और वो ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स जो है उसको डॉलर में पे कर रहे हैं तो वो इंडिया से डॉलर लेके जा रहा है, तो उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ओवरऑल जो होता है यानी इंडिया में आने वाली सैलरी और इंडिया से जाने वाली सैलरी वो नेट हो जाती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया में ये पॉजिटिव है क्योंकि हम इंडिया से सर्विस प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया में हम सर्विस कम लेते हैं, इंपोर्ट कम है। ओवरऑल ये फैक्टर पॉजिटिव। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनकम में मान लीजिए किसी इंडियन बंदे ने यूएस में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसके प्राइजेस बढ़ गए बहुत ज़्यादा, तो उसने फिर बढ़े हुए प्राइस में वो प्रॉपर्टी यूएस में बेच दी, तो उसने यूएस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उससे इन्वेस्टमेंट से उसको इनकम हो रहा है। मान लीजिए उसने कोई घर खरीदा और वहाँ पे रेंट पे दे दिया, तो इसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट इनकम। फिलहाल इंडिया में ये नेगेटिव है क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ से प्रॉफिट लेके जाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट जाता है। तो ये ओवरऑल जो है, वैसे ही कोई यूएस का बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और इंडिया से डॉलर्स लेके जाएगा, तो ये ओवरऑल नेट फैक्टर इनकम टू या फॉर अब्रॉड कहलाता है। अब इसका थर्ड हेड है करंट अकाउंट का, वो है ट्रांसफर्स पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है वन वे पेमेंट, यानी वन साइडेड पेमेंट, जिसके बदले में कुछ नहीं मांगा जाता, जैसे कि ग्रांट्स। अब ग्रांट्स क्या होती है? ग्रांट्स यानी एक डोनेशन। मान लीजिए बिल गेट्स को इंडिया में बच्चों पे दया आई और उसने इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के लिए या गरीब बच्चों के लिए जो है कोई स्कूल खोलने का इरादा कर लिया या कोई डोनेशन देने का फैसला किया, तो वो इंडिया में डॉलर्स देगा। उसकी वजह से ये जो ग्रांट उसने दिया है, ये जो डोनेशन उसने दिया है, उसके बदले में उसने कुछ मांगा नहीं है। ऐसे ही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इंडिया से ज़्यादा रिच कंट्रीज हैं, वो इंडिया को डॉलर्स देते हैं, उसके बदले में इंडिया कुछ नहीं देता उनको। तो ये होता है ग्रांट्स। और सिमिलरली इंडिया अपने गरीब देशों को, मान लीजिए भूटान को या नेपाल को, कुछ ग्रांट्स दे सकता है। तो जितने ग्रांट्स वहाँ से आएंगे यानी वो हमारे लिए एक पॉजिटिव डॉलर को बढ़ाएंगे, और यहाँ से जो जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। और ओवरऑल हम देखें तो इंडिया में जो है ग्रांट्स ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू जितना इंडिया डोनेट करता है बाहर। दूसरा हो गया आपका ट्रांसफर पेमेंट्स के हेड के अंदर रेमिटांसेस। रेमिटांसेस यानी कि फॉरेन में रहने वाले इंडियन वर्कर्स या इंडियन लेबर्स अपनी फैमिली के लिए जो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भेजते हैं, वो रेमिटांसेस कहलाता है। अब इसके बदले में कुछ मांगते तो नहीं है वो। मान लीजिए कोई इंडियन लेबर है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो उसको सैलरी मिलती है गल्फ कंट्रीज़ में, खास करके जो हमारे इंडिया से गए हुए लेबर फोर्स रहते हैं, वो गल्फ कंट्रीज़ में जाके अपनी सैलरी इंडिया में भेजते हैं, तो वो डॉलर्स में भेजते हैं। अब ये जो डॉलर्स हैं, ये इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज को बढ़ाता है। सिमिलरली इंडिया में मान लीजिए कोई बांग्लादेशी आके काम कर रहा है, वो रेमिटांसेस ले जाएगा वहाँ पे। पर ओवरऑल हम देखें तो इंडिया का रेमिटांसेस ज़्यादा है, यानी इंडिया में सैलरी लोग ज़्यादा भेजते हैं, इंडिया डॉलर्स आते हैं ओवरऑल। तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो इंडिया में पॉजिटिव है। ट्रेड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम बहुत दुनिया में शायद हम लीडर हैं, सर्विस एक्सपोर्ट्स के हम लीडर हैं। हमसे ज़्यादा शायद दुनिया में कोई और कंट्री सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो इंडिया में खास करके सॉफ्टवेयर में हमारा बहुत एक अच्छा अपर हैंड है हमारे पास। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रेड इन सर्विसेज है वो पॉजिटिव है, ट्रेड इन गुड्स हमारा नेगेटिव। तो ये तीनों जो हेड्स हैं ये आपके करंट अकाउंट में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस आते हैं इसके अंदर, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसका इम्पैक्ट लंबे समय तक होता है वो जनरली कैपिटल अकाउंट में आते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स हुए या लोन हुए।
तो मान लीजिए इंडिया ने किसी कंट्री से लोन लिया, अब लोन तो हमने एक बार ले लिया, पर जब तक वो लोन मान लीजिए 3 साल का है, तो हमको हर महीने या हर 6 महीने या हर साल में उसको लोन को रिपे करना होगा कुछ अमाउंट, और इंटरेस्ट भी देना होगा। अब क्योंकि ये एक ट्रांजेक्शन हुआ है, वो लोन हमने लिया है, उसके बदले में हमको 3 साल तक कंटिन्यू पेमेंट करना पड़ रहा है। इस सेंस में मैं उसको लॉन्ग टर्म पेमेंट बोल रहा हूँ। तो यही अंतर है कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने देखा कि एक बार ट्रांजैक्शन हो गया वो फिनिश, पर कैपिटल अकाउंट में जो एक ट्रांजैक्शन हुआ उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक चलता है, इसलिए उसको मैं कैपिटल अकाउंट में डालूँ। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर बहुत सारे हेड्स होते हैं, 3 हेड्स होते हैं मेजरली। इसमें सबसे पहला हेड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि मान लीजिए जापानीज कंपनी है ह्यूंडई, ह्यूंडई कार बनाती है, तो ह्यूंडई ने इंडिया में अपने प्लांट्स लगा दिए, तो उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि हुंडई ने एफडीआई जो किया, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया, वह एफडीआई कहलाएगा। तो ह्यूंडई को अपन ने प्लांट लगा लिया उसने इंडिया में। अब इंडिया में जब उसने प्लांट लगा लिया, तो जब कार बन के इंडिया में सेल होगी, तो प्लांट लगाने में इन्वेस्टमेंट तो एक बार हुई, पर सालों तक उस प्लांट से जो प्रॉफिट होगा, उन कार की बिक्री से जो प्रॉफिट होगा, वो ह्यूंडई जापान लेके जाएगी। तो ये एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कहलाता है। ऐसे ही होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में करती है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में करती है, इंडिया के शेयर मार्केट में करती है, वो कहलाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ऑब्वियसली उसका पर्पज़ यही होता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शेयर्स में, उसके बाद उससे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो साइकिल चलता जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। यानी वो जब प्लांट लगाते हैं तो वो काफ़ी सारे डॉलर्स लेकर के आते हैं। तो ओवरऑल जो है इंडिया भी लगाता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज छोटे देशों में या इवन डेवलप्ड कंट्रीज में, पर इंडिया जो है, इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया बाहर करता है उसके कंपैरिजन में जो इंडिया में आता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। ऐसे ही अपना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो इंडिया भी करता है बाहर के देशों में शेयर मार्केट में, मगर ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है। यानी विदेश की कंपनियां इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ओवरऑल ज़्यादा करती है, तो ये पॉजिटिव है। कुल मिला के इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दैट इज इंडियन कंपनीज जो कि बाहर से पैसा उठाती है। मान लीजिए एमडीएच मसाले, तो मान लीजिए एमडीएच कोई कंपनी है, एमडीएच मसाले सच, तो एमडीएच जो है बाहर किसी विदेश में किसी बैंक से लोन उठाती है। मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लिया, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है। ओवरऑल क्या है, इंडिया में पॉजिटिव है क्योंकि इंडिया में बोरो कंपनीज ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू इंडिया से जितना बाहर की कंपनीज लेंडिंग करती है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, वो है एक्सटर्नल असिस्टेंस। असिस्टेंस कुछ भी नहीं, सिंपली ये है कि बाहर से जो लोन हम ले रहे हैं, और ये ग्रांट और लोन में यही अंतर है कि ये वापस चुकाना पड़ता है। तो जैसे कि एक्सटर्नल असिस्टेंस में हम देखें, मान लीजिए आईएमएफ से कोई लोन लिया या वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया, ये आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ से इंडिया ने कोई लोन लिया एक बार, तो उसको साल दर साल उसको चुकाना पड़ेगा लंबे समय तक, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। सिमिलरली मान लीजिए कि यूनिलेटरल
यानी कि किसी एक देश से हमने लोन लिया, मान लीजिए यूएसए से ले लिया, यूके से ले लिया, जर्मनी से ले लिया, जापान से ले लिया, किसी से हमने लोन लिया, वो लोन हमको बार बार चुकाना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट, वो साल दर साल चलता रहेगा, इसलिए वो एक लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन होगी और इसलिए वो एक्सटर्नल असिस्टेंस कैपिटल हेड्स के अंदर आएगा। तो ये था अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और थैंक यू। तो एक फाइनल नोट के लिए अब अपन इस चार्ट को पूरा कंप्लीट बना देते हैं। करंट अकाउंट का छोटा सा इधर बना देते हैं साइड में, सिंपली हेड लिख रहा हूँ मैं, और नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये हमने पढ़ा था अभी करंट अकाउंट। दूसरा हमने पढ़ा था नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स या फिर नेट इनविजिबल्स, ये भी अभी हमने पढ़ा था, हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ट्रांसफर पेमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा था, ग्रांट्स वगैरह इसमें आती है, ग्रांट्स और रेमिटेंसेस इसमें आते हैं। तो ये एक आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा फ्लो चार्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।